बाकी कुछ चीज़ें भी कि आपकी जो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जो डीलिंग्स हैं वो किसके क्या मामला होने चाहिए क्या नहीं। ये जो एक अप्रोच है ना, ये मैं इसको जो जैसे आप पहले बात कर रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो सिविलियंस नहीं ठीक कर सकते वो मिलिट्री कर सकती है। मिलिट्री ने जैसे जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो रही थी, इसकी आपकी फॉरेन करेंसी की, उसकी होर्डिंग हो रही थी, स्मगलिंग हो रही थी, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया। अब सवाल ये कि क्या ये 250 इसकी वैल्यू है या 280 है या 290 है, वी डोंट नो। जो चीज़ अभी रिफ्लेक्ट हो रही है वो ये है कि इसकी ना 330 प्राइस थी, गलत प्राइस थी, 306 भी शायद इसकी एक्चुअल प्राइस नहीं थी। रुपए की जो वैल्यू जो लोग कह रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, शुड बी अराउंड जो जहां पे केयर टेकर से पहले था प्राइस इसकी, उसके कम ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर इन्होंने इसको बहुत ज्यादा कुछ करने, अभी तक जो हो रहा है वो तो आपका जो आप एक्शंस ले रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो अगर कोई देखना ये पड़ेगा कि ये वाले जो एक्शन है इसको अब आईएमएफ कैसे देखता है, और आईएमएफ देखेगा नवंबर में, तो फिर इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे। चले यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक तरफ तो हमने SIFC की बात की है, तो दूसरी तरफ जो निगरान हुकूमत है, जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, उनका काम तो बुनियादी तौर पर मुल्क में जो आम इंतखाबात हैं उनको ओवरसी करना है, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली में अपना हिस्सा डालें। अब उनका जो प्लान है वो कितना मुफीद साबित हो सकता है, और अभी तक उन्होंने इस हवाले से क्या काम किया है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे मैंने आपसे कहा था और हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे जो एक तरफ SIFC है उसका जब एजेंडा है अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से इवन लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं उन तक आ गए, यानी कि उन्होंने अपना स्कोप जो है वो बढ़ा लिया। और दूसरी तरफ जो निगरान हुकूमत है वो भी पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के ऊपर काम कर रही है, और अब कुछ चीज़ें वो सामने आई हैं कि निगरान हुकूमत क्या करना चाहती है। तो शहबाज, निगरान हुकूमत का वैसे काम तो डे टू डे मामलात को देखना था, ये मुझे समझाएंगे। एक तरफ SIFC भी जो बुनियादी तौर पर हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे, काम तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है उसको ठीक करना है, उसको रिवाइव करना है, और फिर ऊपर से ये जो निगरान हुकूमत है इन्होंने भी एक स्पेशल कमेटी बनाई हुई है, ये भी इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे ये काम कर रही हैं, और बेसिकली निगरान हुकूमत का क्या ऑब्जेक्टिव है जो इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हो, और अभी तक क्या उन्होंने कोई कंक्रीट चीज सामने लाई है जिसकी वजह से हम कोई होपफुल हों? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल बनाई थी, उसके ऊपर हमने बड़े डिटेल में प्रोग्राम भी किए हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्कस होती रही। वहाँ पे मुख्तलिफ लॉबीज थी, वो पुश करती रही कि खासतौर पर जो टेक्सटाइल लॉबी थी वो दोबारा लेना चाह रहे थे अपना जो उसकी एक्सपोर्ट की सब्सिडीज़ हैं, बिजली के जो टैरिफ्स हैं उसके अंदर, तो उसका नाम उन्होंने इस दफ़ा डिफरेंट दिया था। हमने खबरें की इसके ऊपर, कुछ गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर आया, तो वो चीज़ तो वहाँ से निकल गई। लेकिन एक ओवरऑल एक प्लान जो CCER की मीटिंग हुई थी लास्ट, उसमें डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने पेश किया, जिसकी ब्रॉडर इंडोर्समेंट ले ली। स्वाय बिजली की टैरिफ का जो इशू था इसके ऊपर गौहर एजाज साहब के डिफरेंट व्यू थे, कमेटी नहीं मानी। तो अब ये प्लान इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में भी शेयर किया है इस हफ्ते, और प्राइम मिनिस्टर को ये देंगे गलबन अगले हफ्ते ये प्लान। तो उसके जो ब्रॉडर कॉन्टूर्स वही है जो हम सबको पता है, वही चीज़ें जो हमने पिछले IMF उसके वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि अखराजात में कटौती, महसूलात में इजाफा, और उसके साथ आपकी जो वो जगह जहाँ से आपके सेविंग्स हो सकती हैं, आपकी लीकेजेस हो रही हैं, प्राइवेटाइजेशन, उन चीज़ों की प्राइवेटाइजेशन करना, इस किस्म की चीज़ें हैं। क्या ये चीज़ें आउट ऑफ बॉक्स हैं? नहीं। क्या ये चीज़ें होनी चाहिए? यस, क्योंकि वही चीजें जो सब बारहा बात कर रहे हैं। लेकिन easier said than done, मतलब she has put together all those things and has made up a report which will now be presented to the cabinet, maybe to the prime minister, और फिर वहां से डिस्कशन। इसके जो बड़े बड़े जो कॉन्ट्रोवर्स है उस पर बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने शॉर्ट टू मीडियम टर्म अपने प्लान्स दिए हैं, जिसमें जो टैक्सेशन से रिलेटेड पार्ट है उसकी डिटेल तो हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, बट प्राइमरीली उनके जो असेसमेंट है कि शॉर्ट टर्म में फौरी तौर पर इसी माली साल में हुकूमत 1300 अरब रुपए की जो टैक्सों में छूट है वो खत्म कर सकती है, जिससे कोई आपको 1.1% ऑफ GDP की आपको फिस्कल कंसोलिडेशन होगी, मतलब इतना आपका जो बजट का खसारा है वो कम हो जाएगा। इसके साथ ही 1900 अरब रुपए का उनका ख्याल है कि फौरी तौर पर हुकूमत इकदाम कर सकती है, अखराजात में कटौती से, मुख्तलिफ तरीकों से, सेविंग से, ये कोई मिला के आपका कोई 3.2 ट्रिलियन रुपीज बन जाता है, विच इज इक्वल टू अबाउट 3.1% ऑफ GDP। काफी बड़ी रकम है, ये इनका फौरी तौर का प्लान है। लॉन्ग टर्म में ये प्राइवेटाइजेशन की और बाकी चीजों की बात कर रही है। इसके अंदर जो मेजर्स इन्होंने जो फॉर एग्जांपल आपके जो अखराजात हैं उससे रिलेटेड इन्होंने जो प्रपोज किए हैं वो ज़्यादातर वही हैं, यूजुअल हैं। जैसे इन्होंने कुछ सेविंग्स की बात की है इन्होंने इसके अंदर आपकी अखराजात में, उसमें इनकी जो मेजर है अब ये कुछ चीज़ें कॉस्मेटिक्स होती हैं बट आर इम्पोर्टेंट सम हाउ,
इन्होंने कहा जी देयर शुड बी अ बैन ऑन न्यू पोस्टिंग्स। सरकार के अंदर कोई नई आप रिक्रूटमेंट्स नहीं कर सकते, हायरिंग नहीं कर सकते। उन्होंने गाड़ियों की खरीदारी के ऊपर भी बैन की बात की। पिछली गवर्नमेंट भी करती थी, खरीदारी भी उसके साथ ही करती रही वो। इसके साथ बैन उन्होंने कहा जी परचेज जो है हर तरह की जो मशीनरी है उसके ऊपर भी बैन। जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो अपनी तनख्वाह न लें, ये भी उनकी एक रिकमेंडेशन है। फिर जो सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं वो विड्रॉ कर लीजिए, किसी को कोई सिक्योरिटी ना मिले। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तमाम जो सब वफाकी वज़रा हैं के टेकर गवर्नमेंट में उन सबके पास उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, इस्लामाबाद पुलिस के लोग उनके साथ हैं। उसके साथ ही मैंने कुछ वफाकी वज़रा को 1800 सीसी से ज़्यादा की बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करते देखे हुआ है। और ये इंटरिम गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी एंटाइटलमेंट नहीं है। अगर वो सुन रहे हैं तो वापस कर दें। उनमें से एक आध वजीर तो इकॉनमी से रिलेटेड ही है। उसके साथ ही एसओ की प्राइवेटाइजेशन की बात की उन्होंने, डिपार्टमेंट जो उसको रैशनलाइजेशन की को 55 अरब रुपए की कामरान यहाँ से भी बता रहे हैं। बट जो उनके बड़े मेयर्स हैं उसमें वो 14 लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, उनको कह रहे हैं कि एक साल के अंदर प्राइवेटाइज कर दे, 460 अरब रुपए की फौरी आपको सेविंग्स हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं जी कि जो वजारतें 18वीं तरमीम के तहत सूबों को डिवॉल्व हो गई थी सब्जेक्ट्स, वहां पे फिर वफाकी वजारतें बन गई। इनको अगर आप खत्म कर देंगे तो फिर आपको कोई एक मेजर सेविंग होगी कोई 330 अरब रुपए की। साथ ही उन्होंने कहा जी कि हायर एजुकेशन कमीशन है, इसको सूबों को दे दें, 70 अरब रुपया बच जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये भी आप उन्होंने कहा जी इसकी कॉस्ट शेयर करें सूबों के साथ, क्योंकि बात तो उनकी ठीक है, सारी आबादी तो सूबों में रहती है, वफाक में तो कोई 30 लाख लोग हैं। तो बाकी कुछ स्पेशल एरियाज हैं हमारे, यहां से कोई 217 अरब रुपए की सेविंग। और एक पीएसडीपी में जो कट है 315 अरब रुपए का उन्होंने प्रपोज किया है। एक जो कंट्रोवर्शियल चीज है हो सकती है अगर चाहे तमाम स्टेक होल्डर्स, वो ये है कि ट्रेजरी सिंगल अकाउंट के वफाकी हुकूमत के जो भी इदारे हैं, चाहे सिविलियंस हैं या डिफेंस से रिलेटेड हैं, उनको जो पैसा जो बजट मिलता है वो प्राइवेट बैंक्स में रखते हैं। और प्राइवेट बैंक में रखने से चूंकि वो पैसा आप हर वक्त तो तमाम पैसा आपको यूज नहीं हो रहा होता, कुछ आपके पास सरप्लस फंड्स पड़े होते हैं। तो उन्होंने कहा अगर वो पैसा वापस सरकार के अकाउंट में आ जाए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में, और उतना ही रकम आपको बारो नहीं करना पड़ेगा बैंकों से कोई, इसमें उनका ख्याल है कि 424 अरब रुपए की सेविंग। तो इस तरह के कामरान ये मुख्तलिफ उनके सेविंग के मेयर्स हैं जो वो प्रपोज कर रही है। ये जो आप तमाम तफसीलात बता रहे थे, अगेन वही ऑस्टेरिटी, सारे मामलात, गाड़ी ना खरीदें, ये ना करें, वो ना करें। तो मुझे ख्याल आ रहा था कि शायद ये जब प्लान बना रही थी तो उस वक्त मेरे ख्याल में ये जब उन्होंने प्लान बनाया तो जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, आपको पता है कि 2 हफ्ते का उन्होंने फॉरेन ट्रिप एक किया, 3 ममालिक में वो गए। शायद ये प्लान उन्होंने बाद में बनाया। आप देखें कि ऑलमोस्ट वो 2 वीक्स बाहर रहे हैं, UNGA गए, उसके बाद वो UK गए, फिर वो सऊदी अरब गए। अब लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, दो कि ऐसा नहीं है कि उसे को बहुत बड़े पैसे बच जाने थे, कुछ सिंबॉलिक चीज़ें भी होती हैं। अब UNGA में गए, 2 व्यू थे, एक ये कि जितना इंपॉर्टेंट फोरम है वहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन कुछ कहते हैं कि कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इस दफ़ा जो 5 परमानेंट जो मेंबर थे UN सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें से 4 ममालिक के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो हेड ऑफ स्टेट्स आए नहीं है। बाइडन क्योंकि अमेरिका में ही है तो उन्होंने वो खिताब किया। जो साइड लाइन्स के ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप कह सकते हैं कि उस एतबार से एक आप कह सकते हैं कि नाकाम दौरा, इसलिए कि सिर्फ 2 उनकी बड़ी मीटिंग हुई है। एक वो ईरान के प्रेसिडेंट से मिले हैं, चाइनीज वाइस प्रीमियर, और एक UN जो सेक्रेटरी जनरल है वो। तो अदर देन दैट उनकी कोई उस तरह से कोई बड़ी एंगेजमेंट नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि ये जब हम बात करते हैं, जिस तरह पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने बड़े ऐलान किए थे किफ़ायत शारी के, तो अमली तौर पर अगर कोई कदम अमली तौर पर आप करेंगे, कदम लेंगे, स्टेप्स, तो तब पता चलेगा। क्योंकि बेसिकली ये गवर्नमेंट तो टेक्निकली 90 दिन की होनी चाहिए, और 15 दिन अगर आपके एक निगरान टेक्निकली आईनी तौर पर 90 दिन की 90 दिन, और 15 दिन अगर आपके निगरान जो वज़ीर आज़म हैं वो मुल्क से बाहर हो, तो यू नेवर नो कि अभी और कितने फॉरेन को 6 माह दिए गए ताकि 15 दिन का गिवन द फैक्ट कि ऑलरेडी उन्होंने एक ट्रिप पहले कीनिया जाना था, वो भी उन्होंने कैंसिल किया है इससे पहले। तो इसमें बहरहाल ये इनकी तजावीज़ हैं, कितनी एक्सेप्ट होती हैं कितनी नहीं होती। इसमें एक तजवीज़ ये भी है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके जो अखराजात है उसमें 10% कटौती कर दी जाए। तो इस किस्म की भी इसके अंदर रिकमेंडेशंस हैं। बट जो बॉटम लाइन है इस सारे प्लान की वो यही है कि आप सेविंग्स करें और जो टैक्सेस है वो बढ़ाएं। मेरे ख्याल टैक्सेस के ऊपर जो बात है वो एक ब्रेक के बाद कर लेते हैं। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत की बहाली के हवाले से वो भी अपना हिस्सा डालें। कुछ हिस्सा हमने ब्रेक से पहले डिस्कशन की, और शहबाज जैसे ब्रेक से पहले आप जिक्र कर रहे थे कि मेरा ख्याल में ईजियर सेड देन डन। ये कोई मुल्क हो, कंपनी हो, कोई फ़र्द हो,
बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपकी आमदन ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, ये तो हमें सब पता है। लेकिन होगा ये कैसे? और सबसे बड़ा पाकिस्तान की बात करें कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और खर्चे अखराजात ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू है, आमदन है, वो कम है। अब इस हवाले से इस गवर्नमेंट ने एक और काम की, इन्होंने एक और टास्क फोर्स बना दी है कि कैसे टैक्सेस में हम इजाफा करें, गिवन द फैक्ट कि हमें अच्छी तरह से याद है वो तोला साहब का भी एक कमीशन था, उन्होंने बड़ा काम शाम किया, लेकिन पीडीएम ने जाते जाते उसको डी नोटिफाई कर दिया। तो ये हम हर वक्त जो भी गवर्नमेंट आती है एक नई टास्क फोर्स बना देती है और अल्टीमेट जो गोल है वो हम अचीव नहीं कर पाते। नहीं, इसमें यही तो मसला है कि हम कमेटी खेलते हैं, हम रिपोर्ट्स खेलते हैं, हम फोरम्स खेलते हैं, और जो काम करने वाला होता है वो हम करते नहीं है। पता सबको होता है, हर बंदा ये समझता है कि सारा मुझे पता है, मेरे से पहले जो गए थे उनको कुछ नहीं पता, तो लेट्स स्टार्ट इट अफ्रेश। तो कोई इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं होती? अब ये जो रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन था, इसने जो काम किया, चले आपने डी नोटिफाई कर दिया, वो कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में मौजूद है। वो रिपोर्ट जो मेरी तरह आईएमएफ के पास है, वो जो रिपोर्ट है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है, करना नहीं है ना मसला तो कुछ। अब इसमें एक और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताता हूँ। ये जो नाज़रीन कल एक टास्क फोर्स बनाई है इस हफ्ते केयर टेकर गवर्नमेंट ने, और टास्क फोर्स का काम होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रिफॉर्म्स, टैक्स इस्लाहात करना, क्योंकि इनका ख्याल है कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू लीकेजेस हो रही हैं। बाकी तो मैं उसके मेंबर्स का बाद में बताता हूँ। ये जो टास्क फोर्स है, इसके जो सेक्रेटरी होंगे जो अर्द शेर साहब हैं, ये मेंबर हैं एफबीआर के, ये सेक्रेटरी रेवेन्यू रिफॉर्म एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन के भी यही सेक्रेटरी थे। तो बस टास्क फोर्स में मेंबर्स चेंज हुए हैं, इश्यूज वहीं के वहीं हैं, सेम सेक्रेटरी हैं, उनको भी पता है कि पहले इस तरह की एक कमीशन बना था, मैंने वो जो काम किया था, कुछ वही जो पुराने वाला काम है वो दोबारा रिहैश होकर पेश हो जाएगा। टास्क फोर्स की जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर शमशाद साहिबा खुद होंगी। बाकी इसमें एक दो मेंबर्स के अलावा तमाम मेंबर्स अननोन है, पता नहीं कहाँ से ये मेंबर्स दिए गए। मैंने तो इनकी कोई कुछ मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं। इनकी कोई ऐसा कोई मैंने कंट्रीब्यूशन तो नहीं की। देखिए टैक्स के मामला में मैं भी पिछले कुछ 16-17 साल से एफबीआर पे रिपोर्ट कर रहा हूँ। बहरहाल जी, टास्क फोर्स का कामरान जो मेन काम है वो ये है कि जो इस वक्त तकरीबन 5,600 अरब रुपए की इनके ख्याल में एक टैक्स पोटेंशियल है जिसको कैप्चर करना है, और इसके लिए मुख्तलिफ इन्होंने इकदाम करने हैं, उसके लिए रिकमेंडेशंस देनी है। अब मुझे नहीं पता इसके लिए कोई टास्क फोर्स बनाने की जरूरत थी या ये फैसला हो जाना चाहिए था कि हमने ये वाला काम करना है। इनकी नाज़रीन फाइंडिंग्स ये हैं कि इसमें जो एफबीआर की टैक्स टू जीडीपी रेशो है ये बहुत ही कम है। सिर्फ एफबीआर की जो रेशो 8.5% ऑफ द जीडीपी है। प्लान ये है कि 2 साल में इसको बढ़ाकर 15% ऑफ जीडीपी करना, विच इज क्वाइट बिग जंप। कैन दे डू इट? टाइम बताएगा। लेकिन अभी इनका ये ख्याल है कि इस वक्त जो एक रेवेन्यू का पोटेंशियल है, जो भी एफबीआई टैक्स कलेक्ट करता है, उससे वो जो पोटेंशियल से 5,600 अरब रुपया कम इकट्ठा हो रहा है। ये जो नंबर इन्होंने निकाला है, ये नंबर इनके एफबीआर की ही कुछ वर्किंग है, उसकी बेस पे ये नंबर आया है। इसमें जो 5,600 अरब है, इसमें इनका ख्याल है कि 3,000 अरब रुपया तो सिर्फ सेल्स टैक्स की मद में इजाफी इकट्ठा हो सकता है, और इनकम टैक्स की मद में कोई 1,800 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा हो सकता है, 800 अरब रुपया कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में। बट इसमें जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जो गैप बता रहे हैं, इसमें पॉलिसी इन्फोर्समेंट की जो कमजोरियां हैं, जो वीकनेसेस है सिस्टम की, उसकी वजह से कितना इकट्ठा नहीं हो रहा, और पॉलिसी मेयर्स की वजह से कितना नहीं हो रहा। 50% नाज़रीन जो इनकी अपनी इंटरनल वर्किंग है, 50% 5600 अरब रुपए में से इसलिए इकट्ठा नहीं हो रहा कि वीक कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट है। इसमें जो सबसे ज्यादा ये इनको जो बता रहे हैं, जो पॉलिसी की वजह से जो या कंप्लायंस के जो इश्यूज हैं, इसमें 1,300 अरब रुपया सिर्फ सेल्स टैक्स वाली साइड पे है, और जो इसकी वजह से कंप्लायंस की लो कंप्लायंस होने की वजह से इकट्ठा नहीं हो पा रहा। इनकम टैक्स की मद में ये जो है लो कंप्लायंस की वजह से सिर्फ 1,200 अरब रुपया है, और 200 अरब रुपया इस साइड पे है कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में। पॉइंट यहाँ पे ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो फोकस रहा है एफबीआर का, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, कि टैक्स रेट्स बढ़ा दो, नए एरियाज जो है उसको टैक्स की नेट पे लाने की बात नहीं कर रहे। तो वो जो आपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को जो बर्डनाइज किया हुआ है, और जो आपने एग्जिस्टिंग लोगों पे टैक्स लगाए हैं, वहां से भी आप पूरा टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे, तो रेट्स बढ़ाने से क्या होगा? ये ऐसे ही है जैसे जो कामरान बिजली के शोबे में कीमतें बढ़ाने से चोरी और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे ये बताएं कि जब ये सारे डाटा, आदादोशुमार सब कुछ मौजूद है कि वीक पॉलिसीज और जो लो कंप्लायंस है, तो बजाय ये कमेटी खेलने के, टास्क फोर्स खेलने के,
तो जहां पर लूप होल है, जहां पे वीकनेस है, तो उसको क्यों नहीं एड्रेस करते और प्रैक्टिकली स्टेप्स क्यों नहीं लेते, बजाय इसके कि कमेटियां और टास्क फोर्स बनाते हैं? मैं आपको ये बता रहा हूं ना, करने को तो वो जो आरआरएमसी की रिपोर्ट क्या चीज रोकती है? मतलब सवाल मेरा ये कि अब इनको क्या चीज रोकती है जब आपको पता है कि उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर क्या कर सकते हैं? मैंने कहा वेरी सिंपल,